का बच्चों आज बेस थ्योरम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले बच्चों बेसिक भी डिस्कशन कर चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कशन कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। आज बेस थ्योरम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप समझिए एक्चुअली बेस थ्योरम का यूज कब होता है। इसके पहले जो भी प्रोबेबिलिटी का बच्चों क्वेश्चंस करते हैं उसमें क्या होता था, कोई भी एक बैग या एक अर्न से कोई भी कंटेंट निकालते थे या प्लेइंग कार्ड से निकालते थे। लेकिन अब जो है एक से ज्यादा बैग दे दे, जैसे कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में मशीन जो है एक मशीन तो होता ही नहीं है, वर्किंग मशीन वहां पे जो भी होता है एक से ज्यादा होता है। तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर कोई सिर्फ एक बैग आपको दिया हुआ है, अगर बेटा एक बैग दिया हुआ है तो उस एक बैग में अगर रेड बॉल और ब्लैक बॉल है, अगर आपको रेड बॉल निकालने बोल रहा था आप रेड बॉल निकाल सकते हो, ब्लैक निकालने बोले तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी पहले भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि कोई दो बैग है या तीन बैग है, उस बैग में से अगर वो दो बैग या दो से अधिक बैग, कम से कम टू बैग या अर्न जो भी समझो, अगर वो दिया हुआ है उसमें से अगर आपको बॉल निकालने बोल रहा है, तो अब बेटा यहाँ लफड़ा क्या है कि आपको पहले बैग चूज करना पड़ेगा। उस बैग में से फिर तुमको ब्लैक और रेड बॉल निकालना पड़ेगा। पहले सिर्फ एक बॉल एक बैग रहता था तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, ब्लैक बॉल निकाल लेते थे या रेड बॉल निकाल लेते थे। लेकिन अब जो है आपको बैग ज्यादा देगा, तो पहले आपको बैग का प्रोबेबिलिटी करना है कि उस बैग का चांस कितना होगा। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सबका चांस जो है इक्वली होता है। इक्वली मतलब जैसे आपको अगर दो बैग दिया हुआ है तो पहला बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा और दूसरा बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अगर आपको तीन बैग दिया हुआ है तो बैग का प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं दिया हुआ है चांस, तो पहला बैग का प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/3। अगर आपको चार बैग दिया हुआ है तो पहला बैग का प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/4, चौथे का 1/4। क्योंकि अगर आपको ज्यादा बैग दिया हुआ है, बैग का प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको इक्वली लाइकली ले सकते हो कि सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल डिवाइड हो जाएगा। 1 है तो जितना बैग है 1 को डिवाइड कर दीजिए 4 से। अगर 5 बैग है तो सबका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5। इसी तरह से जैसे कोई फैक्ट्री है, अगर वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर कोई फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में मशीन है दो, अब वो कुछ माल अच्छा भी निकालेगा, कुछ डिफेक्टिव माल भी निकालता है। तो डिफेक्टिव माल का प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो डिफेक्टिव माल का जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आप तो ये नहीं बोल सकते हो कि वो पहला मशीन से ही आया है, दोनों मशीन से आया है तो दोनों मशीन का डिफेक्टिव का ऐड करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मशीन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मशीन ए डिफेक्टिव दे रहा है या मशीन बी डिफेक्टिव दे रहा है, और देन आपको डिफेक्टिव निकालना। जैसे टोटल डिफेक्टिव निकाल रहे हैं आप, टोटल रेड बॉल निकाल रहे हैं, अगर आपको 4 को बैग दिया हुआ है, 4 बैग दिया हुआ है और आपको टोटल रेड बॉल निकालना है, तो हर एक बैग से रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। इसको बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर बेस थ्योरम क्या बोलता है कि हमको सिर्फ मशीन ए से चाहिए, तो मशीन ए वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको बेटा बोर्ड पे अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हैं, अच्छे से देखिएगा और नोट करते चलिएगा साथ साथ। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों ये बेस थ्योरम, आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा कि आपका वो जो रेड बॉल निकालना था हर एक बैग से उठाना है। और आपको कब पता चलेगा सर ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा या बेस थ्योरम, ये तब पता चलना चाहिए जब बैग आपका एक से ज्यादा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक का है आज का, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मान लो कि कोई सैंपल स्पेस है, मान लो कि कोई सैंपल स्पेस है और वो सैंपल स्पेस को हम लोग किससे डिनोट करते थे, एस से, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट को हम लोग बोले थे एन एस। अब यहां से मानो कि सैंपल स्पेस में काफी सारा इवेंट है, काफी सारा इवेंट है, मान लो E1 इवेंट है, देन E2 इवेंट है, देन E3 इवेंट है, डैश 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 कितना इवेंट है En। कोई सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट कितना हैपनिंग हो रहा है, E1 E2 E3 E4 डैश डैश डैश। जैसे अभी आपको बोले थे कि दो से ज्यादा बैग हो, दो या दो से अधिक बैग हो, तो दो बैग आ गया तो उस दो बैग में आपको कंफ्यूजन होगा कि फर्स्ट बैग से रेट निकाले या सेकंड बैग से रेट निकाले। आपका तो अपना मन चलेगा और प्रोबेबिलिटी तो आंख बंद करके होता है, आंख बंद है जिसमें से बच्चा को उठाना हो। कोई दो ठो बकेट है, उस बकेट में आप रेड बॉल ब्लैक बॉल डाल दिए, कोई नादान बच्चे को भेजिए, अब उसको समझ भी नहीं आएगा, जिसमें समझ में आएगा एक बॉल आंख बंद करके लेते आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा रैंडम होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। तो ये आपका सैंपल स्पेस है जिसमें E1 E2 E3 E4 डैश 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 En काफी सारा इवेंट हैपनिंग हुआ। इसमें एक बहुत अच्छा खासियत आपको एक याद रखना पड़ेगा कि ये जो है यहाँ से बच्चों E1 इंटरसेक्शन E2 और E2 इंटरसेक्शन E3 इस तरह से डैश 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 या E1 इंटरसेक्शन E3, इसको हम एक बार मिला के लिखेंगे, डैश 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 सबका सब फाई होना चाहिए। मतलब दोनों पार्ट में कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा आप इसको ऐसे लिखिए कि EI इंटरसेक्शन EJ जो होगा वो फाई होगा और IJ जो है वो किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 डैश 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 N के बराबर। मतलब ये जो आपका सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस का जो टोटल इवेंट जो काफी सारा इवेंट हैपनिंग हुआ है, मतलब बैग 1 में जो रेड बॉल है वो रेड बॉल उसमें गिनती नहीं करना, बैग 2 में रेड 1
ब्लैक बॉल है तो उस ब्लैक बॉल को दूसरे बैग में कंसीडर नहीं करना। जो बैग फर्स्ट में वो बैग फर्स्ट में रहेगा, जो बैग सेकंड में है बैग सेकंड में रहेगा, जो बैग थर्ड में है वो बैग थर्ड में रहेगा। किसी को मिक्स नहीं करना है। यही बात बोल रहे हैं कि इंटरसेक्शन पार्ट क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। E1 का E2 से, E2 का E3 से, E1 का E3 से, E1 का E4 से, किसी से भी इंटरसेक्शन होना ही नहीं चाहिए। इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया कि EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई, मतलब E1 E2 का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। E1 का E4 से भी इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, मतलब किसी से भी इंटरसेक्शन होना ही नहीं चाहिए। दैट इज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ, लेकिन E1 E2 E3, लेकिन ये होना चाहिए कि E1 E2 सबका यूनियन जो है आपको बच्चों, यूनियन जब होना चाहिए वो सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे आपके पास सब बैग में मिला के 50 बॉल है तो 50 बॉल टोटल यूनियन मिला के हो जाएगा। तो ये यूनियन जो है एस के बराबर होगा और इंटरसेक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। अब यहाँ से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या बात आता है कि यहाँ से बहुत स्टार डाल के बच्चों लिख रहे हैं कि मान लो कि हमको पहले क्या दिमाग लगाना है कि सैंपल स्पेस में काफी सारा इवेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर एक इवेंट अलग अलग गया। इवेंट 1 मतलब पहला बैग में कुछ बॉल है, दूसरे बैग में कुछ बॉल है। तो पहले क्या करेंगे, अब जैसे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए निकालना है तो आपको पहले इवेंट 1 के पास चलना पड़ेगा कि इवेंट 1 का क्या चांस है उसमें। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। अब उस प्रोबेबिलिटी इवेंट में क्या करेंगे, इवेंट 1 में किसका प्रोबेबिलिटी खोजने जाएंगे, ए का। और याद नहीं रहे तो याद करना बहुत आसान है, E1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, PA, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। मतलब E1 में ए का हैपनिंग क्या है, पहले हम बैग 1 के पास गए, उस बैग 1 में रेड का चांस क्या है, फिर बैग 2 के पास जाएंगे, उस बैग 2 में रेड का चांस क्या है। अब फिर हम लोग किसके पास चलते हैं, E2 के पास। अब उस E2 में किसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ए का। दैट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि पहले बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपन। इसी तरह से बच्चों देन हम लोग क्या करते हैं, डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 EN, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, उस EN इवेंट में क्या करते हैं, किसका प्रोबेबिलिटी खोजते हैं, ए का। इसी को अगर आप समेशन के रूप में लिखना चाहोगे तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, पहले बैग के पास चलेंगे, मतलब वो जो इवेंट E1 E2 E3 हुआ है उस इवेंट के पास जाएंगे और उस इवेंट में जाके बेटा फिर से प्रोबेबिलिटी किसका खोजेंगे हम लोग, EI का। और I का वैल्यू आपका वेरी करेगा कहां से कहां, I से 1 से लेके n तक जहां भी होगा। इसको अगर आप ढंग से समझना चाहोगे तो ये हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझाएंगे। इतना दूर तक थ्योरी कुछ बच्चा को बकवास लग रहा होगा, इसको कैसे समझना है एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि बैग 1 है आपके पास, 2 बैग 3 बैग ले लेते हैं, बैग 1 बैग 2 और बैग 3, और हम बोल रहे हैं कि बैग का प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बैग 1 पहले क्या होता था, सिर्फ एक बैग से बॉल निकालते थे तो डायरेक्ट बॉल निकल जाता था, लेकिन अब आपके पास बैग 3 दे दिए तो पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बैग का प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा। और तीनों बैग इक्वली लाइकली होता है, कुछ नहीं बोले तो प्रोबेबिलिटी में इक्वली लाइकली बोला जाता है। तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, बैग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, बैग 3 का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 1/3। मान लो इस बैग में जो है आपको 10 रेड बॉल है, 10 रेड बॉल है और 9 जो है ब्लैक बॉल है, 9 जो है आपको ब्लैक बॉल है। इसी तरह से यहाँ पे मान लो आप 12 जो है रेड बॉल है और 7 जो है ब्लैक बॉल है। और यहाँ मान लो आप 9 जो है रेड बॉल है और 12 नहीं, ऐसा कर लेते हैं जिससे आपका समेशन आ जाए 10 ब्लैक बॉल है। इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि बैग फर्स्ट में आपको 10 रेड बॉल है, 9 ब्लैक बॉल, और बैग सेकेंड में 12 रेड बॉल है, 7 ब्लैक बॉल। अब हमको मानो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले क्या होता था, आपको एक ही बैग दिया रहता था, तो एक ही बैग रहता तो उसमें जितना मान के चलो ये बैग फर्स्ट और बैग सेकेंड है ही नहीं, तो बैग फर्स्ट अगर बैग सेकेंड और बैग थर्ड है ही नहीं, सिर्फ बैग फर्स्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा तो 10/19 लिख देंगे। 10 बाय टोटल बॉल कितना है, 19। लेकिन आपको यहाँ पे 3 बैग दिया है, अब आप कौन सा बैग से रेड बॉल निकालने जाओगे, ये आपको भी कंफ्यूजन है कि कौन सा बॉल बैग से रेड बॉल निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बैग को लेंगे, पहले बैग 1 लिए, तो बैग 1 के पास गए, फिर जाके उस बैग 1 में हम कौन सा बॉल के पास गए, रेड बॉल के पास। ढंग से देखना बेटा, समझ में आएगा। हम लोग किसके पास गए, पहले बैग 1 के पास गए, तो बैग 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, देन बैग 1 में किसका बॉल निकालने गए, रेड का। तो बिल्कुल समझना आसान है। बैग 1 मानो इमेजिन करो कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच गया, रेड। तो पहले बैग 1 के पास गए, उस बैग 1 में क्या किए, बैग फर्स्ट जो भी बोलो उसमें से रेड बॉल निकाले। फिर अब किसके पास चलते हैं, प्लस बैग 2 के पास। अब जब बैग सेकेंड के पास जाएंगे तो उस बैग सेकेंड में हम लोग क्या निकालेंगे, रेड बॉल। मतलब बैग, अरे यार सही लिख रहे थे, बैग सेकेंड, और ये बैग सेकेंड कैंसिल। अगर गलती हो हमको यही याद रखने का बेस्ट तरीका लगता है, बैग कैंसिल, बच गया रेड। तो पहले बैग सेकेंड के पास गए, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि मतलब बैग सेकेंड में रेड बॉल कितना है, देन हम लोग किसके पास चलेंगे, थर्ड के पास।
तो देन हम लोग किसके पास चलेंगे, थर्ड के पास, और उस थर्ड में हम लोग ढूंढेंगे कि रेड बॉल कितना है। और कुछ नहीं बोला है, हम बोल रहे हैं तुमको बेटा कि कुछ नहीं बोला है, बैक फर्स्ट, बैक सेकंड, बैक थर्ड इक्वली लाइकली इवेंट होगा, और तीनों बैग का प्रोबेबिलिटी, जैसे 3 बैग है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3, 1/3 सबका 1/3 हिस्सा रहेगा, तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी 1/3। अब हमको बैग 1 से क्या निकालना है, रेड बॉल। तो बैग 1 से अगर रेड बॉल निकालना है तो देखो बैग 1 में रेड बॉल कितना है, तो बैग 1 में आपका रेड बॉल कितना है 10, तो 10 और टोटल बॉल कितना है 19। तो पहले बैग को प्रोबेबिलिटी, मतलब बैग के पास अब कौन सा बैग में हाथ डाल रहे हैं किसी को पता नहीं है, तो 1/3 देन 10/9। फिर बैग 2 के पास गए तो बैग 2 का भी प्रोबेबिलिटी हम लोग कितना लेंगे 1/3। जब आप बैग 2 में गए तो उस बैग 2 में रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उस बैग में कितना बॉल अवेलेबल है, 12 बॉल अवेलेबल है, तो 12/19। फिर किस बैग के पास जाएंगे, थर्ड बैग के पास, तो थर्ड बैग में क्या करेंगे, थर्ड बैग का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3, और उसमें रेड का चांस कितना है 10/19, और सब जगह से 57 हो जाएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 57। और इसी तरह से क्वेश्चंस दिए थे जिससे कि कॉमन आ जाए, और यहाँ पे 9 सबको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 31/57। तो इस टाइप का बेटा अगर क्वेश्चन आएगा घबराने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या किए, रेड बॉल के पास गए, मतलब रेड बॉल चाहिए, तो रेड बॉल चाहिए तो अब कंफ्यूजन है ना कि कौन सा बैग से निकाल रहे हैं, बैग फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं या बैग सेकेंड से, या का फीलिंग आता है, और या मतलब और मतलब या हिंदी बच्चे, हिंदी वाले बच्चे या बोलता है, इंग्लिश वाले बच्चे ओ आर, और अगर या का फीलिंग आता है बीच में प्लस देते हैं, या है तो इसलिए बीच में प्लस, या तो बैग फर्स्ट से निकालेंगे, या बैग सेकंड से निकालेंगे, या बैग थर्ड से। तो पहले बैग को पकड़े, जब बैग को पकड़े देन रेड बॉल को पकड़े। इसी तरह से अगर बेटा आपको बोलेगा कि ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये तो आपको फर्स्ट नंबर रेड का निकाले, फिर ब्लैक का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ब्लैक बॉल का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सर ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पहले आपको चलना पड़ेगा किसके पास, बैग फर्स्ट के पास। फिर उस बैग फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक, यहाँ पे लिखना लिख दो ब्लैक, और बैग फर्स्ट में फिर ब्लैक के पास चलो, फिर जाके या का मतलब वही प्लस का फिर आएगा, बैग सेकेंड के पास गए, और उस बैग सेकेंड में हम लोग क्या निकालेंगे, बैग सेकेंड में देखेंगे कि मेरा ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। और इसी तरह से फिर लास्ट में हम लोग 3 बैग है तो बैग थर्ड के पास जाएंगे, और बैग थर्ड में फिर ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी देखेंगे कितना होगा। तो बैग फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3, कुछ नहीं बोला गया है, इक्वली लाइकली इवेंट होता है, तो तीनों बैग का प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3, और टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसको तीनों बैग में बराबर बांट दिए 3 हिस्सा में, 1/3 1/3 1/3, तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया। अब उस बैग फर्स्ट में ब्लैक बॉल कितना है 9, तो 9/19। फिर बैग सेकेंड का प्रोबेबिलिटी 1/3, उस बैग सेकेंड में ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है 7/19, और 19 अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केस बाय टोटल केस। तो यहाँ फेवरेबल केस तो रेड था तो 10 आया, तो ब्लैक है तो 9, और टोटल बोर्ड देखो ध्यान से सब जगह 10 + 9 19 है, 12 + 7 19 है, 9 + 10 19, हर एक जगह हर बैग में टोटल बॉल हम 9 दिए हैं, हर बैग में टोटल बॉल 19 दिए, इसलिए नीचे 19 टपका रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस या तो बैग फर्स्ट से निकालेंगे, मतलब वो जो आपको ब्लैक बॉल निकालने बोला वो या तो बैग फर्स्ट से निकल सकता है, या बैग सेकेंड से, या बैग थर्ड से। फिर थर्ड बैग के पास गए 1/3, देन बैग थर्ड में ब्लैक बॉल कितना अवेलेबल है 10, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 10/19। फिर से वही तो 57 कॉमन आएगा, और 57 कॉमन आएगा, 9 7 16 26 बटा कितना हो जाएगा 26/57। दोनों को जोड़ो तब जाके क्लियर होगा। मतलब रेड का प्रोबेबिलिटी आया 31/57, ब्लैक का आया 26/57। फील करोगे तभी मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। और दोनों को जोड़ोगे तो 57/57 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हम लोग को पता भी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा कितना होता है 1 होता है, इसको नोट करो तब पढ़ेंगे। और इंटरसेक्शन पार्ट 5 इसलिए बोल रहे थे, यहाँ समझो, मतलब जो बॉल यहाँ रेड बॉल है वो रेड बॉल वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ अलग 10-12 रेड बॉल है, यहाँ अलग 10 रेड बॉल है, वहाँ मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो इसी को बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब रेड का जो प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। और वो सिर्फ बैग फर्स्ट से नहीं हो सकता है, आपको कैसे पता है बैग फर्स्ट से होगा, बैग फर्स्ट से भी हो सकता है, बैग सेकंड से भी हो सकता है, बैग थर्ड से भी हो सकता है, तीनों में चांस खेलेंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी बैग का नहीं दिया हुआ है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे 1/3। अगर 4 बैग रहता है तो 1/4, अगर 2 बैग रहता है तो प्रोबेबिलिटी कितना लेते हैं 1/2, तो मजा आ जाता है। तो बड़ा आसान है। अब इसी में सर बेस थ्योरम क्या होता है, तो बेस थ्योरम और लल्लू टाइप का है। क्या होता है बेस थ्योरम, अब देखो क्या बोलेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट कम्स फ्रॉम बैक सेकेंड, बड़ा बढ़िया से समझना है बेटा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना चाह रहे हैं रेड बॉल का, लेकिन वो बैक कौन सा होना चाहिए सेकेंड से।
मतलब पहले जो आपको बोला था रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल जब हम लोग को नॉर्मली कुछ भी बोलेगा रेड बॉल, तो हम लोग तीनों बैग को गिनती करेंगे कि फर्स्ट से भी निकल सकता है, सेकंड से भी निकल सकता है और थर्ड से भी निकल सकता है। लेकिन आपको बोला है कि हमको रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो बैग कौन सा होना चाहिए, सेकेंड से। मतलब आपको बोला है कि बैग सेकेंड का रेड चाहिए, हमको क्या चाहिए, बैग सेकेंड का। दैट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर से लग गया कि हमको रेड बॉल तो चाहिए, लेकिन कौन से बैग से, सेकेंड बैग का रेड बॉल चाहिए। तो क्या करेंगे यहां से, बैग सेकेंड का रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी ऊपर, ध्यान से देखना, बैग सेकेंड वाला, ये जो आपका बैग सेकेंड का रेड बॉल है, ये बैग सेकेंड वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा और नीचे जो है ये पूरा टोटल टपक जाएगा। और टोटल क्या था, बैग फर्स्ट, और उस बैग फर्स्ट में रेड बॉल, उस बैग में रेड बॉल, देन प्लस फिर बैग सेकेंड, और उस बैग में फिर रेड बॉल, फिर बैग थर्ड। लेकिन हम लोग पहले क्या किए, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों जगह का अभाव है, इसको पहले नोट तो कर ही लिया होगा, फिर प्लस लिख देते हैं, आप लोग समझ जाना। मतलब पहले क्या बोला कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड बॉल का अगर प्रोबेबिलिटी बोलेगा तो हम लोग तीनों बैग से काउंट किए हैं कि पहला बैग से भी हो सकता है सर, या दूसरा से हो सकता है, या तीसरा से। अब आपको क्वेश्चन से बोल रहा है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट कम्स फ्रॉम बैग सेकंड। मतलब हमको रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन कहां से, बैग सेकंड से। तो खाली आपको दिमाग ये लगाना है कि बैग सेकंड वाला उठा के ऊपर रख दीजिए, नीचे तीनों बैग रख दीजिए, बैग फर्स्ट, बैग सेकंड, बैग थर्ड, और बैग फर्स्ट सेकंड वाला को रखिए क्या है, बैग सेकंड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3, और उसमें रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है 10/19, और नीचे अगर ये पूरा छापना है छापिए, नहीं तो 31/57 छाप दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और 10/31 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट कम्स फ्रॉम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट कम्स फ्रॉम, मानो आपको बोल दिया बैग थर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चाहिए। पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चाहिए। अगर बोलता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल तब तो ये कंडीशन है, लेकिन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चाहिए, लेकिन वो बैग कौन सा से होना चाहिए, थर्ड से। मतलब हमको बैग थर्ड को पहले पकड़ना है, देन रेड बॉल निकालना है। मतलब बैग थर्ड का रेड बॉल चाहिए, रेड बॉल चाहिए, लेकिन कौन सा बैग का, थर्ड बैग का। तो वो वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, थर्ड वाला पार्ट जो है वो जो आया था आपको 1/3, और 1/3 उसमें रेड बॉल कितना था 9, देन 9/19, और 9/19 हो जाएगा। लेकिन नीचे जो आएगा वो टोटल रेड बॉल, मतलब बैग फर्स्ट का भी, बैग सेकेंड का भी, बैग थर्ड का भी, तो वो आ जाएगा 31/57, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 9/31। इसी तरह से अगर आप बैग फर्स्ट से बोलेगा तो बैग फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, सबको ऐड करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर इसी को आप थ्योरी के अकॉर्डिंग याद करना चाहते हैं तो वो भी याद हम करवा देते हैं कि कैसे याद करना है पहले तो। लेकिन आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, और आज के बाद आपको सर कब पता चलेगा, सर बेस थ्योरम टाइप का कंसेप्ट लगेगा जब आपको बेग ज्यादा रहेगा। अगर बेग ज्यादा, यही बेस थ्योरम बोलता है। तो बेस थ्योरम में सबसे पहले क्या करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी याद किए थे, समेशन i = 1 से लेके n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इवेंट के पास चलते हैं। जैसे सैंपल स्पेस पर आपका कितना ब्रेक हुआ था, E1 E2 E3 E4, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, देन उसमें हम लोग क्या खोजने गए थे, ए का प्रोबेबिलिटी। मतलब पहले बैग के पास गए थे, फिर बैग में प्रोबेबिलिटी ए का खोजने गए थे, और ऐसा ऐसा जैसे 3 था तो 3 तक, n है तो n तक। अब ये हो गया लॉ ऑफ टोटल, इसी को पढ़ा जाता है बेटा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसी में अगर आपको बेस थ्योरम जो बोल रहे हैं आप, बेस थ्योरम क्या होता है, अभी जो कर रहे थे क्वेश्चन ये बेस थ्योरम ही कर रहे थे। तो बेस थ्योरम क्या होता है, यही बात कि मतलब आपको जब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने बोला था, आप टोटल बैग को काउंट किए, टोटल इवेंट को काउंट किए, हर एक इवेंट को उठाते गए, उसमें से निकालते गए। लेकिन हमको बेस थ्योरम क्या बोलता है कि हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए ए का, लेकिन कौन सा इवेंट से, EI से। EI का मतलब हो गया वही E1 से चाहिए, या E2 से चाहिए, या बैग फर्स्ट से चाहिए, या बैग सेकेंड से चाहिए, या बैग थर्ड से चाहिए। हमको ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन कौन सा इवेंट से, EI से। तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, EI को पहले पकड़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी अभी पढ़े थे, समीशन EI एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है, काफी सारा हुआ है, लेकिन हमको उसका भी टेक्निक आता है। जब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने गए थे तो ये PI कैंसिल हो गया, तो ए बच गया, और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी। जब बैग बहुत ज्यादा हो जाए, या कोई भी अर्न ज्यादा हो जाए, या फैक्ट्री ज्यादा हो जाए, उस फैक्ट्री में मशीन ज्यादा हो जाए,
और यहाँ पे उल्टा लिखना है, यहाँ पे ए बाई ई आई लिखे तो यहाँ ई बाई ए आई लिखना है, मतलब इवेंट ई आई में हमको ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब जब रेड बॉल हुआ था तो रेड बॉल तो बहुत सारा बैग में हुआ था, रेड बॉल तो एक बैग में हुआ नहीं था, बैग फर्स्ट में भी हुआ था, बैग सेकंड में भी हुआ था, बैग थर्ड में, लेकिन उस रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको बैग सेकंड से, तो मतलब ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए वहां पे। जब वो टोटल रेड बॉल में ई आई का कितना हिस्सा, मतलब टोटल रेड बॉल में बैक सेकंड का इतना प्रोबेबिलिटी है, टोटल रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी तो जितना आया था आया ही था वहां पे, लेकिन उसमें जो है बैक थर्ड का हिस्सेदारी इतना था 9/31। अब बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको आप नोट कीजिए तब आगे अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 556 पेज में। ए बैग कंटेंस 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। कोई बैग है जो कि आपका 4 रेड और 4 ब्लैक, या जो भी दिया है ब्लैक दिया, यही रेड और ब्लैक ज्यादा ये लोग देता है कि कोई बैग है जो कि आपको 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स कंटेन करता है। एनोदर बैग, एनोदर एक और बैग है, एक एक्स्ट्रा बैग और है जिसमें कि आपको 2 रेड है और 6 क्या है ब्लैक है, तो 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल्स है। अब देखो लफड़ा क्या है कि 2 बैग आ गया, मतलब एक बैग है दूसरा बैग भी है, बैग का नाम देना बहुत जरूरी है, तो इस बैग का नाम फर्स्ट दे दो और इस बैग यहाँ पे बैग का नाम देना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 बैग आ गया, और जैसे 2 बैग आ गया तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। 1 ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। देखो अंग्रेजी बोले तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि 1 ऑफ द बैग्स सेलेक्टेड, मतलब कि 1 ऑफ 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब 2 बैग है, उस 2 बैग में से आपको कोई भी एक बैग रैंडम सेलेक्ट करना है जो कि आपको पता नहीं है कि कौन सा बैग आने वाला है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग इट इज फाउंड विच इज फाउंड टू बी रेड, मतलब वो जो आप रैंडम कोई बैग उठा रहे, आंख बंद किए कोई भी बैग में आप हाथ डाल रहे हैं और वहां से एक बॉल निकाल रहे हैं, और वो बॉल जो होना चाहिए कौन सा कलर का होना चाहिए, रेड कलर का, वो आप एनसीईआरटी बुक साइड में रखो। मतलब आपको सीधा बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा बॉल चाहिए, रेड बॉल। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपको चाहिए तो आपके पास पहले एक बैग रहता था, आपके पास 2 बैग आ गया, पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा बैग हो रहा है, या तो वो बैग फर्स्ट का भी रेड बॉल हो सकता है या बैग सेकंड का भी रेड बॉल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले बैग फर्स्ट, उस बैग फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, रेड के पास जाते हैं क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि बैग फर्स्ट से आएगा या बैग सेकंड। हाँ अगर बोल देता क्लियर अलग बात है, लेकिन 2 बैग है 3 बैग है 4 बैग है, आपको कंडीशनल ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, तो बैग फर्स्ट के पास गए और बोला क्या है कि मतलब 2 बैग है, इतना बॉल है, एक रेंडम बैग सेलेक्ट किए, उसमें से बोल रहा है कि बॉल जो निकलेगा एक बॉल ड्रॉ करना और वो बॉल का कलर रेड होना चाहिए। अगर ब्लैक बॉल बोलता तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पहले बैग फर्स्ट, उस बैग फर्स्ट में किसका प्रोबेबिलिटी, रेड का। देन अब चलते हैं किसके पास, बैग सेकेंड का प्रोबेबिलिटी, देन उस बैग सेकेंड में किसका प्रोबेबिलिटी, रेड का, क्योंकि हमको रेड चाहिए। और बोले थे कि अगर आपको बैग का प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको 2 बैग है, तो 2 बैग है तो फर्स्ट बैग का भी 1/2 चांस होगा, दूसरा का 50-50 चांस होगा, टोटल बैग 2 है तो 1/2 1/2, तो यहाँ से इस बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब उस बैग में रेड बॉल, तो उस बैग में रेड बॉल 4 ही है, उस वाले रेड को गिनती नहीं करना, बैग फर्स्ट में जितना रेड है उसी को काउंट करना है। तो बैग फर्स्ट में जो रेड बॉल है वो कितना है, 4 और टोटल कितना है 8, प्लस अब फिर बैग सेकंड, तो बोले ही थे हम पहले ही कि 3 बैग है तो प्रोबेबिलिटी 1/3, 4 बैग है तो प्रोबेबिलिटी 1/4, 5 बैग है तो प्रोबेबिलिटी 1/5। तो बैग सेकंड, तो बैग सेकंड में प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2। उस बैग सेकंड में हमको रेड चाहिए, यहाँ 4 रेड था, यहाँ 2 रेड है, लेकिन नीचे तो टोटल डालते हैं, ये तो आप बेसिक क्वेश्चन काफी कर चुके हैं, पहले भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अब देखो दोनों जगह से कट कुट कुछ नहीं करना है, दोनों जगह से 16 कॉमन आ जाएगा, लफड़ा नहीं करना, 8 दूनी 16 और 4 + 2 तो कितना हो गया 6/16, और 6/16 को अगर कट करना है करो, नहीं तो रहने तो लास्ट में जो आंसर आएगा 6/16 आ गया। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखो जैसे देखो लफड़ा आ गया, मतलब हमको पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल का बात आया तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले, देन बोल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए लेकिन वो बैग कौन सा से होना चाहिए, फर्स्ट बैग से, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसका, रेड बॉल का। रेड बॉल हमको तो टोटल रेड बॉल इतना आया, रेड बॉल तो बहुत सारा बैग से आया है, 2 बैग से आया, लेकिन हमको क्या चाहिए उस रेड बॉल में, उस रेड बॉल जो आया है उसमें बैग फर्स्ट का कितना साझेदारी है। तो बैग फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो ऊपर चले जाएगा, बैग फर्स्ट, फिर बैग फर्स्ट में किसका, रेड का, और ये याद करने का तरीका बोले तभी बैग फर्स्ट कैंसिल तो रेड बचेगा, लेकिन नीचे हमको दोनों छापना है, बैग फर्स्ट भी छापना है, उस बैग फर्स्ट में रेड का चांस नीचे। अब नीचे ऐसा क्यों छाप रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो जरूरी है नहीं कि बैग फर्स्ट से ही रेड निकला होगा, बैग फर्स्ट से भी रेड निकला होगा और
बेग सेकेंड से भी रेट निकला होगा, लेकिन हमको जो चाहिए प्रोबेबिलिटी वो बेग फर्स्ट से चाहिए, और बेग फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर छाप दो 1/2, और उसमें रेट का चांस कितना है 4/8, और नीचे टोटल छाप दो 1/2 इंटू 4/8, 1/2 इंटू 2/8, और यहाँ पे हो जाएगा 4/16, यहाँ पे हो जाएगा 6/16, कट के कितना आ गया 4/6, और यहाँ पे 2/3, मतलब बेग फर्स्ट में जो होगा प्रोबेबिलिटी वो 2/3। और पता है एक चीज और कर सकता है, बेग सेकेंड में देखते हैं रेट का क्या रहता है, मतलब वो जो रेट बोल टोटल प्रोबेबिलिटी निकला है तो बेग सेकेंड का क्या हिस्सेदारी है, तो वो पक्का 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो ये 2/3 आया तो 1/3 होगा, क्योंकि जोड़ने से 1 आना चाहिए। अगर इसी को हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको बैग सेकेंड में रेड बॉल क्या हुआ है, तो मतलब रेड बॉल का सेकेंड बैग में क्या साझेदारी है, तो सेकेंड बैग वाला ऊपर आ जाएगा 1/2, 2/8, नीचे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 6/16, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 2/6 हम बोले थे ना 1/3 आएगा, तब ना जाके दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा दिया हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, इसको बच्चा लोग जो है ना गलती कर देता है। 4th नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको बच्चा लोग पक्का गलती करता है, टारगेट वाले बैच में भी जब कभी काल देते हैं तो वो मिस्टेक कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, लेकिन अच्छा एग्जाम अगर देने जाओगे इंट्रा तो उसमें जरूर ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 नंबर, आप भी अपना नोटबुक उधर किताब रखिए बगल में, कि इन आंसरिंग ए क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब कोई मल्टीपल चॉइस का एग्जाम हुआ है और उस मल्टीपल चॉइस में क्या बोला है कि आंसर या तो जान रहा है या तो गैस कर रहा, और ऐसा होता है। हम लोग जब भी मल्टीपल चॉइस का एग्जाम देने जाते हैं तो दुक्का सुक्का कुछ मार के आते हैं, तो बोल रहा है कि आंसर या तो वो जान रहा है या तो गैस कर रहा है। अब गैस कर रहा है तो गैस करके सही करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और जान रहा है मतलब करेक्ट आंसर जान रहा है। कुछ बच्चा करेक्ट आंसर जान रहा है तो वो करेक्ट टिक मार रहा है, मतलब उसका पक्का कंफर्म है कि नहीं भैया। कोई बच्चा बोलेगा बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी अगर पटना आपको कंफर्म है तो वो सही होगा। और अगला गैस भी कर सकता है, कुछ बच्चा वो नहीं आ रहा है वो गैस कर रहा है बैठ के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक कुछ और ही मार के आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये 4th नंबर बहुत अच्छा, 5 स्टार लगा दीजिए क्वेश्चन में। रिपीट कर देगा, बिहार बोर्ड सब करते रहता है, और रिपीट करेगा, लॉन्ग आंसर नहीं पूछेगा। इन आंसरिंग है कंसर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बोल रहा है या तो आंसर दे रहा है, या तो वो आंसर दे रहा है या तो गैस कर रहा है, ऐसे करके समझिए एक एक लाइन। मतलब वो क्वेश्चंस का या तो ही नोज दी आंसर या गैस, या तो उस क्वेश्चंस का आंसर वो जान रहा है या तो गैस कर रहा है, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। आंसर अगर जान रहा है तो सही है, नहीं जान रहा है तो वो गैस करके टिक मार रहा है। बोल रहा है कि 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज दी आंसर, मतलब जब आंसर वो जान रहा है, आंसर जानने का उसका प्रोबेबिलिटी, उतना नहीं लिखते एनएस लिख देते हैं, आंसर जानने का प्रोबेबिलिटी उसका 3/4 है। मतलब कोई क्वेश्चंस का वो आंसर, मतलब एग्जाम जब देने गया है तो उसका आंसर जानने का प्रोबेबिलिटी जो है, आंसर पता है उसको 3/4 प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। और 1/4 गैस, मतलब कि 1/4 उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो गैस करने का प्रोबेबिलिटी है, कि 1/4 वो क्या करता है गैस करता है, तो गैस करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मतलब वो आंसर जान रहा है कितना प्रोबेबिलिटी से 3/4 से, गैस कितना पकड़ रहा है 1/4। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट, ये भी होता है। मतलब कभी काल ऐसा होता है कि वो आंसर जान मतलब गैस करके भी सही कर देता है। ऐसा हुआ है कि वो करेक्ट कर देता है, क्या बोल रहा है कि करेक्ट कर रहा है, वो करेक्ट कैसे कर रहा है गैस करके, मतलब वो गैस करके भी करेक्ट करता है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आई थिंक 3/4 नहीं 1/4, मतलब गैस करके प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4। यहाँ पे बच्चा लोग मिस्टेक कर जाता है कि गैस करके प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4, तो सर यहाँ पे अब गैस करके मतलब करेक्ट कर रहा है, मतलब गैस जब किया है तब करेक्ट हुआ है कितना 1/4। तो सर आंसर जान के वो करेक्ट किस तरीके से करेगा, जब वो आंसर जानेगा तो करेक्ट कितना करेगा। तो कुछ बच्चा क्या करता है, कहता है सर 1 में से क्या करिए करेक्ट, गैस करके वो करेक्ट कितना कर रहा है 1/4, घटा दीजिए ये 3/4, जो कि बिल्कुल गलत है, यही समझाना था। यहीं पे बच्चा लोग मिस्टेक कर जाता है कि सोचता है कि सर गैस करके वो करेक्ट कर रहा है 1/4 से, तो करेक्ट आंसर जान के वो क्या करेगा 1 में से 1/4, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक स्टार यहाँ डाल के लिखना पड़ेगा कि अगर कोई बंदे को आंसर पता है तो उसका तो करेक्शन का चांस 100% है। 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1, जो कि आपका इसमें दिया हुआ नहीं था। यही एक बढ़िया चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर जो है नो है 3/4, वो आंसर जब जान रहा है, गैस कर रहा है 1/4, और करेक्ट कर रहा है गैस करके 1/4। लेकिन करेक्ट आंसर जानता अगर है तब जाके वो करेक्ट अगर करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, 1 में से 1/4 मत घटा दीजिएगा 3/4,
क्योंकि आंसर जान के अगर कोई करेक्ट कर रहा है तो वो 100% सही है कि वो सही ही कर रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो जाएगा 1। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इट इज करेक्टली, मतलब वो करेक्ट आंसर जान, मतलब वो कब प्रोबेबिलिटी होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ से बच्चों क्या होता है कि हमको पहले तो निकालना पड़ेगा कि वो आंसर कितना तरीका से देता है और करेक्ट बोल रहा है, और करेक्ट तब जब आंसर उसको आता है। मतलब हम लोग को पहले ऐसे भी करो, करेक्ट कितना, टोटल करेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालो, लॉग टोटल प्रोबेबिलिटी। तो वो क्या कर सकता है, या तो वो पहले गैस करेगा, क्योंकि गैस से भी करेक्ट कर देता है, गैस करके भी करेक्ट करता है। तो गैस जब कर रहा है तब देखते हैं करेक्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। प्लस ऐसा भी तो है उसको आंसर भी पता है, तो जब आंसर पता है तब जाके वो करेक्ट कितना तरीका से करता है प्रोबेबिलिटी। तो आंसर अगर वो गैस कर रहा है तब जाके करेक्ट, आंसर जान रहा है तब जाके करेक्ट। तो अब गैस कितने तरीके, गैस का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, और गैस करके करेक्ट कितना कर रहा है 1/4, और आंसर का कितना है, आंसर उसको क्या पता है 3/4, मतलब 3/4 इतना परसेंटेज, 3/4 का मतलब आपका 75% चांस है कि उसको आंसर आता है। और आंसर अगर उसको आता है तो उसका करेक्ट करने का चांस पूरा का पूरा 1 होगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगा। और यहाँ से अगर सॉल्व करना है तो 1/16, 1/16 या 16 एलसीएम ले लो, और यहाँ पे 4 या 12 तो कितना हो गया 13/16। अब जाके फिर क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर नो गिवन दैट आंसर इज करेक्टली। अब जाके बोल रहा है कि ये जो करेक्ट आंसर तो दे दिया इस तरीके से, दो तरीके से करेक्ट कर रहा है, ये गैस करके करेक्ट कर रहा है, एक आंसर जाके। अब बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, आंसर चाहिए, लेकिन वो कैसा वाला, जब वो करेक्ट बनाया होगा, तो इस तरह का चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि आंसर करेक्ट जानने वाला को ऊपर डाल देंगे, और आंसर जान जो रहा है ऊपर, और उससे जो करेक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय आंसर, और नीचे टोटल करेक्शन, टोटल करेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये वाला पार्ट सिर्फ आपको क्या करना है, ऊपर डाल देना है। क्या था, आंसर जानने का 3/4, और करेक्ट आंसर तो एक तरीका करेक्ट, उसको पता है आंसर है तो भाई करेक्ट ही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता है। और नीचे 13/16, ये कट जाएगा, 4 चौको 16, ये 4 ऊपर चले जाएगा, और 4 तिया 12/13। अगर बोलता है कि गैस करके वो करेक्ट कर रहा है तो वो ऐसा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी करवा देते हैं, फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते रहता है। और भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन लेक्चर में कवर करना मुश्किल है। तब भी अगर किसी को डाउट हो तो आप अपने डाउट क्लास में टाइमिंग जो डाउट दिया हुआ है उसमें आके क्लियर कर सकते हैं। 8 नंबर कर देते हैं। जो जो क्वेश्चन सब कुछ एक रिपीट करते रहता है, पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इम्पॉसिबल टाइप का काम है, वो होगा बाद में, वो आपसे आप अपने से भी बनाइए, नहीं कि सब क्वेश्चन हम ही बना दिए आप लोग छापे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो जो क्वेश्चन में थोड़ा लफड़ा है वो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। और 8 नंबर तो हर बार पूछ देता है लमसम में। बोल रहा है कि ये फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, उसके पास मशीन 2 है, मतलब कोई फैक्ट्री है और उसके पास जो है मशीन 2 है, मशीन ए और मशीन बी, 2 मशीन है। कोई फैक्ट्री है उसके पास 2 मशीन है, मशीन ए है, मशीन बी है। बोल रहा है कि मशीन ए प्रोड्यूस 60% आउटपुट, 60% ये आउटपुट दे रहा है, मतलब 60% आउटपुट प्रोड्यूस्ड कर रहा है, और मशीन बी जो है 40% आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। होता है भाई, कोई फैक्ट्री उसमें 2 मशीन है तो सब आदमी मशीन नोट बाल्टू या कुछ भी वो प्रोड्यूस करेगा, तो ये 60% कर रहा है, वो 40%। बोल रहा है कि फिर फर्दर 2% डिफेक्टिव कर रहा है, ये 2% आइटम जो है ये डिफेक्टिव कर रहा है, और ये 1% डिफेक्टिव कर रहा है। हाँ, होता है ऐसा, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव भी निकल जाता है। 100% जो है 40%, अगर जैसे कि अगर ये 60 आइटम निकाला, वो 40 आइटम निकाला, सब आइटम परफेक्ट नहीं होगा। 60 में जो है उसका 2% डिफेक्टिव हो जाता है, उसका 1% डिफेक्टिव हो जाता है, डिफेक्टिव। ऑल आइटम्स आर इन स्पोक पाइल एंड वन ऑफ द आइटम इज चूजन एट रैंडम एंड फाउंड इज टू बी डिफेक्टिव, मतलब बोल रहा है कि वो फाउंड डिफेक्टिव होना चाहिए। पहले तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसका, डिफेक्टिव का। अब डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसी एक के कपार पे तो नहीं डाल सकते हैं सर मशीन ए ही डिफेक्टिव पैदा किया है, मशीन ए का भी हिस्सेदारी है डिफेक्टिव पैदा करने में, मशीन ए का भी डिफेक्टिव है, दैट इज ए कंडीशनल अथी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पहले मशीन ए के पास चलते हैं, ए में, उस मशीन में डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले मशीन ए के पास गए, उस मशीन ए में डिफेक्टिव,
फिर मशीन बी के पास गए, उस मशीन बी में देखते हैं कि वो कितना डिफेक्टिव माल पैदा करता है। पहले मशीन ए के पास गए, उस मशीन ए में डिफेक्टिव, मशीन बी के पास गए, उस मशीन बी में डिफेक्टिव, और मशीन ए का प्रोबेबिलिटी दिया होगा आपको कितना प्रोबेबिलिटी, मशीन ए का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि उसका 60% हिस्सेदारी है। तो 60% हिस्सेदारी है मतलब मशीन ए का प्रोड्यूस्ड माल जो है 60% है, तो 60/100, और उसमें डिफेक्टिव जो है मशीन ए 2/100 2%, प्लस मशीन बी कितना है 40% 40/100, और ये डिफेक्टिव कितना पैदा कर रहा है 2 नहीं परसेंट 1% पैदा कर रहा है। और उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, 120 + 40 जो भी सॉल्व करना लास्ट में करना है। यहाँ पे 4 जीरो टपका दीजिए तो सीधा हम 160, अभी हम जीरो कट नहीं करेंगे, जो भी कटिंग वटिंग होगा वो बाद में होगा। ये आ गया टोटल डिफेक्टिव। ये जो निकाले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज टोटल डिफेक्टिव, लेकिन हमको बोल रहा है कि हमको वो डिफेक्टिव जो निकला है, ये जो आप डिफेक्टिव निकाले हैं, उस डिफेक्टिव जो है वो मशीन बी का होना चाहिए। यही बात है, वहाँ पढ़िए आराम से, आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। वो जो डिफेक्टिव है, पहले तो डिफेक्टिव देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक ही मशीन पे फोकस कर सकते हैं, आप दोनों मशीन पे जाइएगा। तो बोल रहा है कि डिफेक्टिव हमको चाहिए, लेकिन वो डिफेक्टिव जो है मशीन बी का कितना साझेदारी है, और बोलेगा सर वो तो 1% है। देखो वो 1% मशीन बी का जितना परसेंट माल प्रोड्यूस उसका 1% है, लेकिन हमको मशीन बी का डिफेक्टिव का देखते हैं कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, मशीन बी जो है आपका, मशीन बी वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, मशीन बी वाला पार्ट जो डिफेक्टिव होगा नीचे, और नीचे जो आप दीजिएगा वो टोटल डिफेक्टिव दीजिएगा। और मशीन बी का डिफेक्टिव देख लीजिए कितना आया था, 40% उसका हिस्सेदारी था और 1% डिफेक्टिव दिया, और नीचे जो टोटल डिफेक्टिव आया है दोनों मशीन मिला के कितना आया, ये दोनों 4 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, तो 1/4। अगर यही बात बोलता है कि हमको डिफेक्टिव चाहिए, लेकिन हमको बताओ कि डिफेक्टिव जो है, डिफेक्टिव जो आया है, जब डिफेक्टिव माल पैदा लिया तो उसमें मशीन ए का साझेदारी कितना था, तो मशीन ए वाला पार्ट जो है, ये मशीन ए वाला पार्ट ऊपर दे देना है। मशीन ए जो डिफेक्टिव पैदा किया था उसका कितना साझेदारी था, और डिवाइडेड बाय नीचे डायरेक्टली लिख देते हैं 160/4 को 0 1 पे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो भी कैंसिल, और 6 × 2 डिवाइडेड बाय 16 ये कट जाएगा, फिर 2 3 6 और 2 चौका 3/4। और अगर आप ढंग से देखोगे तो मशीन बी का डिफेक्टिव माल पैदा करने का 1/4 हिस्सेदारी था, और उसका 3/4, दोनों को अगर जोड़ोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। और ये याद रखिएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, प्रोबेबिलिटी इधर उधर छिड़खानी नहीं हो सकता है। और भी क्वेश्चंस बोलोगे तो 30 नंबर कवर कर लेते हैं, और अपने से भी कुछ बनाइए। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ 4/5, मतलब कोई पर्सन है, ऐसा होता है बहुत सारा आदमी का आप देखे होंगे अपने दोस्त में भी, कोई जो है कुछ गलत बोलता है तो कुछ सही बोलता है। तो कोई आदमी है, मान लो कि कोई पर्सन है ए, मान लो उसका नाम ए है, वो सही बोल रहा है 4/5 और क्वाइन को टॉस्ट कर रहा है। अब कोई जो है पर्सन आपका सही बोल रहा है और क्वाइन को कर रहा है, तो कभी कभी झूठ बोल के भी ला लेगा हेड, कभी सही बोल के भी हेड लाएगा। तो जब झूठ बोल के हेड लाएगा तो उसका चांस क्या होगा, जब सही बोल के लाएगा तो उसका चांस क्या होगा, जब गलत बोल के लाएगा तो कितना चांस होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आता है, तो दैट इज ये आपको टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब झूठ का भी हमको सही करना पड़ेगा, और गलत जो बोला है, गलत बोल के कितना लाया है, तो दोनों को काउंट कर लेंगे और आराम से हो जाएगा। तो देखो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन, और जो नहीं बनेगा बोलिएगा, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई पर्सन है ए, वो ट्रू बोल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू है वो कितना 4/5, मतलब कोई पर्सन है उसका ट्रू मतलब सही बोलने का प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो गलत भी बोल रहा है मतलब, तो फॉल्स भी बोल रहा है। ट्रू अगर लिखना है तो लिख सकते हैं ट्रूथ या फॉल्स जो भी है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 में से 4/5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, क्योंकि कोई आदमी अगर सही बोल रहा है तो कुछ परसेंट गलत भी बोलेगा, तो 4/5 अगर वो सही बोल रहा है तो 1/5 वो गलत बोलेगा, तो 1 में से 4/5 घटा दिए। अब बोल रहा है कि क्वाइन को टॉस्ट कर रहा है, टॉस्ड ए क्वाइन। अगर क्वाइन को टॉस्ट करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 और टेल आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। ये है, बोल रहा है दी प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, मतलब बोल रहा है एक्चुअली हेड आना चाहिए। तो एक्चुअली हेड तो आना एक ही केस में हो सकता है, जब वो सही बोल के लाएगा, गलत बोल के भी तो वो हेड लाया होगा, जब गलत बोला होगा आया होगा टेल, लेकिन झूठा है वो झूठ बोल दिया होगा। इसको ढंग से सुनिएगा, एक तो सही बोलेगा तो सही बोलेगा तब तो हेड आएगा, गलत बोल दिया आया था टेल लेकिन वो गलत बोल रहा है कि हेड आया है, मतलब झूठ जो बोल रहा है, झूठ झूठ मिलकर सच हो जाएगा। तो पहले हमको टोटल हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हेड किस किस केस में आता है।
ट्रू बोल के हेड लाएगा। हेड कैसे लाएगा? ट्रू बोल के, मतलब वो ट्रू बोल रहा है, तो ट्रू बोल रहा है तो हेड आया। क्या कर रहा है? ट्रू बोल रहा है तो हेड आया। प्लस फिर क्या कर रहा है? वो फॉल्स बोल रहा है, मतलब गलत बोल रहा है, और गलत बोल के क्या किया है? वो टेल लाया है। या ऐसा कीजिए ना, हेडे लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। दो केस में वो क्या कर रहा है? ट्रू बोल के हेड ला रहा है, फॉल्स बोल के हेड ला रहा है। मतलब एक्चुअली इसको हेड नहीं आया था, टेल आया था, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/5। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, सही सही हेड आने का कितना है? और फॉल्स कितना बोलता है? 1/5। तो हेड नहीं आया, उसको क्या आया है? टेल। तो एक्चुअली दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता, फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इसको हेड नहीं आया था, क्या आया था? इसका मतलब उसको हेड आया ही नहीं था, उसको क्या आया था? टेल। वो झूठ बोला। तो दोनों जगह से कितना हो जाएगा? 10, और ऊपर कितना हो जाएगा? 4 + 1 तो 5। हम कट कुट नहीं करेंगे। अब बोला है कि उसको एक्चुअल हेड चाहिए। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसको एक्चुअल हेड चाहिए। तो एक्चुअल हेड कब आता है? जब वो एक्चुअल हेड चाहिए, तो एक्चुअल हेड चाहिए, एक्चुअल हेड, और वो भी क्या बोल के? ट्रू बोल के। तो एक्चुअल हेड तभी आएगा जब वो ट्रू बोला होगा, नहीं तो अदरवाइज तो वो झूठ बोल के भी तो हेड लाया होगा। उसको हेड चाहिए, लेकिन ट्रू वाला हेड चाहिए, ट्रू वाला हेड, एक्चुअल हेड चाहिए, दैट इज एक्चुअल हेड। तो एक्चुअल हेड चाहिए, एक्चुअल हेड। तो एक्चुअल हेड कब आएगा? जब वो सही बोला है। क्या बोला है? ट्रू बोल के हेड लाया होगा। तो ट्रू बोल के अगर वो हेड लाया होगा तो उसी को एक्चुअल हेड बोला जाएगा, लेकिन अदरवाइज जो हेड लाया होगा वो गलत हेड लाया होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हेड ट्रू या हेड फॉल्स, जो बोलना है बोल सकते हो हेड फॉल्स तरीका से। दैट इज आया था, उसको टेल 1 में से 1/2 घटा दिए, और ये हेड ट्रू। तो यहाँ से 1/2 इंटू 4/5, वैसे 4/5 को पहले लिखिए क्योंकि ट्रू बोला है और ट्रू बोल के हेड लाया है, तो ट्रू बोल के हेड 1/2, और नीचे टोटल कितना आया है? 5/10, और ये 10 और 10 कैंसिल, तो मतलब 4/5। अगला क्वेश्चन भी इस टाइप का दिया हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों बनाना। जैसे एक बार मैन्युफैक्चरिंग है, 3 मशीन है ABC, ये क्वेश्चन अगर बोलोगे तो हम करवा देते हैं थोड़ा रफली तरीके से। 11वें नंबर क्वेश्चन, मशीन ए है, मशीन बी है और मशीन सी है। 3 मशीन है, कोई फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। ए प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव, ये जो है डिफेक्टिव पैदा कर रहा है। डिफेक्टिव कितना? 1%। ये जो है दूसरे वाले डिफेक्टिव पैदा कर रहा है 1%। बी एंड सी प्रोड्यूस्ड 5% डिफेक्टिव एंड 7%, ये डिफेक्टिव पैदा कर रहा है। पिछले बार 2 मशीन था 8 नंबर क्वेश्चन में, इस बार 3 मशीन है। फर्स्ट मशीन डिफेक्टिव 1%, देन 2 से 5%, 7। ए इज ऑन जॉब और 50%। ए का जो जॉब है, वो जो टोटल का साझेदारी है, शेयरिंग है, जो भी बोलो, वो जो शेयरिंग है मतलब प्रोड्यूस करने का, माल जो प्रोड्यूस कर रहा है, 50% हिस्सेदारी है, 30% हिस्सेदारी है, 20%। मतलब कोई मशीन है, मतलब 100% माल पैदा हो रहा है, उसमें मशीन ए 50% पैदा कर रहा है, मशीन बी 30% पैदा कर रहा है, और मशीन सी 20% पैदा कर रहा है। उसमें डिफेक्टिव पैदा कितना कर रहा है? इतना। बोल रहा है कि ये डिफेक्टिव इज प्रोड्यूस, तो डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड कर रहा है, तो निकालो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? तीनों मशीन से डिफेक्टिव पैदा लेगा। तो पहले मशीन ए के पास चलो, और उस मशीन ए में देखो डिफेक्टिव कितना आ रहा है। फिर या मशीन बी में भी तो डिफेक्टिव पैदा आ रहा है, हर एक मशीन के पास जाना पड़ेगा। दैट इज ए टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद बेस बोलता है, बेस थ्योरम जो बोलता है, फिर मशीन सी, और उस मशीन सी में देखते हैं कि डिफेक्टिव माल कितना पैदा हुआ है। तो मशीन ए का कितना शेयरिंग है? शेयरिंग मतलब हिस्सेदारी, इतना इतना आइटम पैदा कर रहा है, 50% आइटम पैदा कर रहा है। तो 50% मतलब 50/100, और उसमें डिफेक्टिव कितना हो रहा है? 1/100। और मशीन बी 30% शेयरिंग है, उसमें डिफेक्टिव कितना पैदा ले रहा है? 5/100। 50% है। और अगला वाला 20% माल पैदा कर रहा है, उसमें डिफेक्टिव कितना? 7/100। और सब जगह वही 4 गो जीरो जो पिछले बार आया था आइटम क्वेश्चन में। और यहाँ पे 50, यहाँ 5 या 15, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? 340। बट हम कुछ कट कुट नहीं करेंगे, इतना ही रहने। अब बोल रहा है कि हमको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, अगर आपके पास बुक होगा तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब ये डिफेक्टिव माल चाहिए, ये डिफेक्टिव माल जो है ये मशीन ए से कितना पैदा हुआ है। तो मशीन ए वाला चीज जो है आप ऊपर छाप दो, मशीन ए वाला ऊपर, और नीचे जो है ये टोटल, तो ये 10,000 के जो भी कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 कैंसिल, 5/34। मशीन बी का बोलता है, तो मशीन बी वाला पार्ट ऊपर, वो नीचे।
तो इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, अपने से ट्राई कर लीजिए। बाकी बात 4 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 2 नंबर तो नॉर्मल था, बता दिए। फिर ये लाइब्रेरी फाइब्रेरी ब्लड बैंक, ये टेस्ट बेस जो भी हो रहा है 75%। तो इस तरह से आप अगर बनाओगे तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बन जाएगा। बाकी बात कोई भी डाउट होगा तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये था आपको बच्चों बेस थ्योरम। लेकिन बेस थ्योरम से पहले आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ेगा। और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होता है कि पहले आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब आपके पास 5 बैग है। फिर से बच्चों बोल रहे हैं, शुरू में बोले थे, तो आपको पहले बैग के पास जाना पड़ेगा। उस बैग में रेड ब्लैक ब्लू या जो भी है निकालना पड़ेगा। 3 और बी इस टाइप से दिया रहता है। ये सही बोलने गलत बोलने, कोई आदमी है ट्रूथ बोल रहा है इतना परसेंट। एक क्वेश्चन अगर करोगे तो चलो एक लास्ट में करवा देते हैं। जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा उसको कुछ काम आ जाएगा। अपने से कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। एनसीईआरटी इसमें तो है ही, एनसीईआरटी कुछ अलग क्वेश्चन एक करवा देते हैं। उसका ये लेक्चर हम जो है बंद कर देंगे। जैसे कोई पर्सन है स्पीक कर रहा है इतना परसेंट ट्रू, नॉर्मली उतना अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। कोई पर्सन है और कोई पर्सन अगर है तो वो आपका स्पीक जो करता है, कोई पर्सन स्पीक्स कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। जैसे 25% पर्सन ए जो है 25% जो है ट्रू बोल रहा है और 75% जो है फॉल्स बोलता है। फिर मानो पर्सन बी है, वो पर्सन बी भी क्या कर रहा है, मानो कि 50 नहीं कुछ अलग दे दो, जैसे 30%, वो 30% ट्रू बोल रहा है और 70% फॉल्स बोल रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ आदमी का ऐसा नेचर होता है कि जो कुछ ज़्यादा गलत सही बोलते रहता है। अब यहाँ से क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो पर्सन ए जो है वो ट्रू कितना केस में बोल रहा है। तो ट्रू जो है पर्सन ए कितना केस में बोल रहा है, 25% में। तो 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4। और वही पर्सन जो है फॉल्स बोलता है, पर्सन ए फॉल्स बोलता है कितना, 75/100, और वो कितना हो जाएगा, 3/4। फिर उसके बाद यही सेम पर्सन आपको बोल रहा है कि सेम पर्सन बी का भी वही आदत है कि वो 30% सही बोल रहा है और फिर 70% क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो 70% अगर वो गलत बोल रहा है तो उसका मतलब फॉल्स, मतलब गलत बोलने का आदत है। मतलब कुछ आदमी को होता है खाली झूठे बोलता है। अब पर्सन ए जो है उतना बोला, पर्सन बी जो है ट्रू बोल रहा है कितना में, 30/100 में, मतलब 3/10। फिर पर्सन बी जो है वो फॉल्स बोलता है कितना में, 70% मतलब 7/10। अब हमको मानो बोलेगा कि हमको एग्री चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई बात हुआ है जहां पे दोनों पर्सन एग्री हुआ हो। तो एग्री 2 केस में हो सकता है। कब हो सकता है ये बात बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन से पूरा नहीं लिख रहे हैं। बोलेगा कोई सेंटेंस है या कोई स्टेटमेंट बोला है जिसमें कि वो एग्री हो जाए। तो एग्री 2 केस में हो सकता है। या तो क्या करेगा, दोनों पर्सन जो है, पर्सन ए भी ट्रू बोल दे और पर्सन बी भी क्या बोल दे, ट्रू बोल दे। या पर्सन ए भी गलत बोले, पर्सन ए भी क्या करे, गलत बोले, और पर्सन बी भी क्या बोले, गलत बोले। मतलब अगर दोनों आदमी सही बोलेगा तब भी एग्री होगा, दोनों आदमी अगर गलत बोलेगा तो भी एग्री होगा। क्योंकि गलत में हाँ मिला दिया। तो दोनों ट्रू बोलेगा तो कितना केस है, 1/4, और दोनों ट्रू बोलेगा फिर प्लस दोनों अगर गलत बोलेगा तब भी वो लोग एग्री होगा, 7/10। तो यहाँ से हो जाएगा 40, और यहाँ से 3 + 21, तो 21 3 24/40 कट करोगे, 4 से कट जाएगा तो 6/10 आ जाएगा। और कटेगा क्या, 4 से कट दिए, या डायरेक्ट भी 8 से कट सकते थे, 8 से 3/5। अब इसी में तुमको बोलता है कि दोनों डिसएग्री हो जाए। तो डिसएग्री देखो कब होता है, ये बात आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। डिसएग्री कब होगा, जब एक ट्रू बोलेगा एक फॉल्स, और एक फॉल्स बोलेगा एक ट्रू। मतलब पहला पर्सन जो है, पर्सन ए ट्रू बोला, पर्सन बी फॉल्स बोला, पर्सन ए फॉल्स बोला, ये दोनों में लफड़ा हो जाएगा। मतलब हम सही बोल रहे हैं, तुम गलत बोल रहे, लड़ाई हो जाएगा। या तुम गलत बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं, लड़ाई हो जाएगा। या तुम सही बोलो, हम गलत बोले, तो लड़ाई हो जाएगा। लेकिन तुम भी सही बोलो, हम भी सही बोले तो एग्री। मतलब हेड आया तो तुम भी बोल रहे हेड आया, हम भी बोल रहे हेड आया, तो दोनों आदमी ओके। अगर मान चलो हेड आया ही नहीं, हम बोल रहे हैं हेड नहीं आया, तब भी हम झूठ बोल रहे हेड आया, तुम भी एग्री हो गया हेड आया, हाँ आया, तो सही है। दोनों आदमी झूठ बोलो तब भी एग्री है, दोनों आदमी सही बोलो तब भी एग्री। लेकिन डिसएग्री लड़ाई कब होता है, जब हम सही बोल रहे हैं वो गलत, या ये हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं तो वो सही। तो अब देखो सही का प्रोडक्ट इतना हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो ए सही बोल रहा है 1/4, और बी जो है गलत बोल रहा है, गलत बोलने का प्रोडक्ट कितना है, 7/10। फिर या प्लस, मतलब अब जो है ए फॉल्स बोल रहा है, तो ए फॉल्स कितना बोल रहा है, 3/4, और बी जो है क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो 3/10। तो टोटल यहाँ पे 40 हो जाएगा, 7 3 3 9, तो 16/40, 8 3 8 गुना 16, 8 5 40, टोटल जोड़ोगे 3/5, 2/5, एग्री प्लस डिसएग्री मिलके 1 आएगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन करवा दिए अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए
कि अगर कोई 2% या 3% हो, अगर वो ऐसा बात बोल रहा है तो एग्री में क्या होगा, या तो तीनों गलत बोल दे या तीनों सही। 2% है तो या तो दोनों सही बोले या दोनों गलत बोले। और डिसएग्री में क्या होता है, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत में तो क्या हो जाएगा, वो डिसएग्री। तो ये आपका बेस थ्योरम बोलिए, और उसी में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ये लॉ ऑफ टोटल ब्यूटी बोलिए। तो उसके पहले मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अपलोड किए हुए हैं बच्चों, आपको कंडीशनल अपलोड किए हैं, बेसिक भी डाले हुए हैं, देख लीजिएगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।